नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। सबसे रुख करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर लोकसभा राज्यसभा में भारी हंगामा। दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा विपक्ष ने दिया धनखड़ के खिलाफ नोटिस। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इंडिया ब्लॉक का धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। 60 सांसदों ने किए दस्तखत। रिजिजू बोले राहुल को छोड़कर सभी सांसद चर्चा चाहते हैं। आज शाम अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की बैठक। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देने पर होगी चर्चा। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन के रोल पर होगी चर्चा। नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद भवन में कांग्रेस के सांसदों की हुई बैठक। मीटिंग में संसद सत्र के जरूरी मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। कल से राहुल गांधी लगाएंगे न्याय चौपाल। इंदिरा गांधी एरेना स्टेडियम में लगाएंगे चौपाल। कल दोपहर 1 बजे लोगों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। मुंबई के कुर्ला में भीषण हादसे में 7 की मौत, 49 घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज शाम अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की बैठक। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देने पर चर्चा। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन के रोल को लेकर होगी चर्चा। आज शाम अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की बैठक। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देने पर चर्चा। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली से खबर। आज शाम अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की बैठक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर जो लगातार खबरें आ रही थी, उसी बीच अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की आज शाम बैठक है। इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने पर होगी चर्चा। दिल्ली से खबर है। कल से राहुल गांधी लगाएंगे न्याय चौपाल। कल इंदिरा गांधी एरेना स्टेडियम में लगाएंगे चौपाल। कल दोपहर 1 बजे लोगों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। कल इंदिरा गांधी एरेना स्टेडियम में लगाएंगे चौपाल। कल इंदिरा गांधी एरेना स्टेडियम में लगाएंगे चौपाल। दोपहर 1 बजे लोगों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। कल दोपहर 1 बजे लोगों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी कल से लगाएंगे न्याय चौपाल। दिल्ली में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बेघर लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों की व्यवस्था तेज कर दी, जहां लोगों को ठंड से बचने के लिए और जरूरी सुविधाएं दी जाती हैं। आइए जानते हैं इन रैन बसेरों
कि कैसी है व्यवस्थाएं और लोग किस तरह से ठंड का सामना कर रहे हैं। दिसंबर का महीना आते ही उत्तर भारत में ठंड लगातार बढ़ रही है और रात में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जा रहा है। राजधानी दिल्ली में 9 दिसंबर की रात सबसे ठंडी रही, जिसमें न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में ठंड के बढ़ते प्रकोप से बेघर लोगों के लिए काफी परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि ऐसे लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है। दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड ने बेघर लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए सराय काली खां जैसे इलाकों और एम्स अस्पताल के पास लगभग 235 पगोड़ा टेंट लगाए हैं। हर टेंट में गद्दे, कंबल, शौचालय की व्यवस्था के अलावा हेल्थ चेकअप की सुविधाएं मौजूद है। साथ ही दिन में 3 बार भोजन भी दिया जा रहा है। ये रैन बसेरा लगा हुआ है, जो पेशेंट वगैरह आते हैं उनके साथ परिवार जो होते हैं तो उनको यहाँ पे रहने के लिए जगह दी जाती है। बाकी कंबल, खाने की दिक्कत नहीं है, पानी वानी, बाथरूम सब चीज़ मतलब मिलता है यहाँ पर। 20-25 मतलब जैसे ये हमारा एक कैंप है, एक कैंप उधर आगे वाला है, मतलब 50 लोग समथिंग होते हैं। बाकी और भी है, आगे हैं 4 नंबर गेट पे। इन रैन बसेरों में साफ पानी, बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए बोर्ड ने अलग अलग सिविल एजेंसियों के साथ साझेदारी की है। खाने में दाल चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल और पर डे रोटी होती है सबके साथ, कड़ी चावल। शौचालय के लिए यहाँ पे 24 घंटा पानी भी आता है और दो जगह शौचालय बना रखे हैं, जिससे मतलब कि लोगों को भी ज़्यादा वो ना हो, और पूरा टाइम पानी भी आता है। एक तरफ 12-13 बाथरूम है, एक तरफ 12-13 बाथरूम है। इसके लिए अलग से 2-3 सफाई कर्मचारी भी रखे गए हैं। इन रैन बसेरों के अलावा मदद पहुंचाने के लिए कई एनजीओ भी आगे आए हैं। ऐसी गाड़ियां भी लगाई गई हैं जो रोड किनारे फुटपाथों पर सोने वाले लोगों की तलाश करती हैं और उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाने में मदद करती हैं। इसके अलावा एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जो रैन बसेरों की सुविधाओं के साथ ही बाकी गतिविधियों पर भी नजर रखता है। सरकार ने आम लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है। जैसे कोई रास्ते पे हमारे भाई बंधु सोए पड़े हैं या कहीं से कॉल आ जाए या जो भी हमें दिखते हैं कि हाँ ये बेघर हैं, ये रास्ते में ठंड के टाइम में रास्ते पे सो रहे हैं, उनको मैं वहाँ से उठा के यहाँ अपने सेंट्रल होम में शिफ्ट करता हूँ। नहीं, ऐसा मैं खुद भी सर्च करता हूँ। जैसे कोई जाते हैं तो ये इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं कि यहाँ पे ये व्यक्ति सो रहे हैं, आप यहाँ से इनको रिसीव कर लीजिए। वो कंट्रोल रूम में भी कॉल करते हैं। ये एक्चुअली कंट्रोल रूम का नंबर है, ये यहाँ पे कॉल जाता है, हमारे पास कॉल आता है, मैं एट ए टाइम वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सोमवार की रात से भी कम यानी 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही कोहरा भी छाया रह सकता है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर अंबिकापुर दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा सीतापुर विधायक राम कुमार द्वारा युवाओं के लिए लिखी कैरियर गाइडेंस बुक का विमोचन किया गया। इसके लिए गाइडेंस बुक में युवाओं को 10वीं के बाद अलग अलग क्षेत्र में कैरियर बनाने के अवसर व मार्गदर्शन दिया गया है। सीतापुर विधायक राम कुमार दपन ने बताया कि सेवा में रहते हुए उन्होंने युवाओं और स्कूली छात्रों के बीच मोटिवेशन में जानने का अवसर मिलता रहता है, जिससे उन्हें महसूस हुआ कि 10वीं के बाद छात्रों को अपने कैरियर को लेकर भटकाव स्थिति बनी रहती है और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में कैरियर के लिए कुछ सीमित क्षेत्र पर ही लोगों का ध्यान ज़्यादा रहता है। बिल्कुल, आज हमारे द्वारा एक किताब लिखी गई थी कैरियर मार्गदर्शन, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज किया गया है। इस किताब में राजनीति और छोटे व्यापार से लेके कृषि और विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट चुनना, गोल निर्धारित करना, इन सारे विषयों पे संपूर्ण कैरियर मार्गदर्शन के रूप में इसको लिखा गया है। किताब को कितना एस्थेटिक मार्गदर्शन ये जिस हिसाब से क्षेत्र पर हमने भ्रमण के दौरान कमियां महसूस की, उन कमियों को देखते हुए किताब में वो सारी चीज़ें डाला गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह किताब वाकई में अपने मंजिल को प्राप्त करेगी। नहीं, कितनी सच्चाई लिखी गई है उसमें, जो आप उम्र से इन सब चीज़ों में समय समय पर शासन द्वारा नियम कानून में बदलाव किए जाते हैं। इसमें संक्षिप्त साफ रूप में लिखा गया है
ये करेंट रूप का जो किताब का जो समय है उसके आधार पर लिखा गया है। जैसे उम्र में अगर छूट देते हैं किसी भर्ती पर, तो वो इसका नेक्स्ट संस्करण आएगा उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। यमुनानगर में आज हिंदू समाज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतर आया। बड़ी संख्या में हिंदू समाज ने एकत्र होकर अनाज मंडी के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और वहां से पैदल रोड प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर अपनी मांग पत्र सौंपी। संत समाज के नेतृत्व में हिंदू समाज ने पहले यह भी यहाँ पर राम कीर्तन किया, जय श्री राम का उच्चारण करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। हिंदू समाज ने हिंदू अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे भी लगाए। आज ये मामला था जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वहाँ की सरकार आंखें मूंदे बैठी। हम चाहते हैं कि यूनिस सरकार से जो नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है वो वापस लिया जाए, क्योंकि वो बहुत भ्रष्ट और क्रूर आदमी है जो लगातार हिंदुओं पे हमले करवा रहा है। हम बांग्लादेश को चेताना चाहते हैं या तो सुधर जाए, वरना भारत के लोग और जब खड़े हो जाएंगे, यहाँ की सेना जब खड़ी हो जाएगी तो बांग्लादेश शायद नक्शे से समाप्त हो जाए। यही चेताने के लिए आज हमें यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज पूछा हम सब पूरा हिंदू सिख समाज इकट्ठा हुआ है। यमुनानगर के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। जो नरसंहार जो बांग्लादेश में हो रहा है, प्रॉपरली एक धर्म को टारगेट करके उनको मारा जा रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। जैसे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सारे धर्मों के लोग ऐसे ही वहाँ पे भी रहने चाहिए जैसे वहाँ पहले रहते आ रहे थे, क्योंकि ये हमारे साथ पहले भुगता हुआ है 1947 में। हम जानते हैं कि घर छोड़ना और अपना धर्म छोड़ना कितना मुश्किल है। खबर भिंड से है। अन्नदाता की मुसीबतों के बीच फिल्म दिखा रहे मंत्री। मेहगांव के रामलीला मैदान में दिखाई गई साबरमती फिल्म। किसानों की समस्या दूर करने की बजाय फिल्म दिखाने पर जोर दिया गया। मेहगांव के रामलीला मैदान में दिखाई गई साबरमती फिल्म। किसानों की समस्या दूर करने की बजाय फिल्म दिखाने पर जोर दिया गया। मुसीबत झेल रहे किसानों के बीच नहीं पहुंचे मंत्री राकेश शुक्ल। अफसरों ने सर्वे के बाद भी उचित मुआवजा दिलाने नहीं दिलाया। भिंड से खबर। अन्नदाता की मुसीबतों के बीच फिल्म दिखा रहे मंत्री। किसानों की समस्या दूर करने की वजह फिल्म दिखाने पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से अंबाह विधानसभा के पूर्व बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रामबरन सखवार की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा एसीसी ग्राउंड के पास हुआ, जहां एक अनियंत्रित कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद डॉक्टर रामबरन सखवार की मौके पर ही मौत हो गई। डॉक्टर सखवार 2023 में अंबाह विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रह चुके थे। आज सुबह 7:30 बजे जो बाईपास है कोटसा चौराहे से कार आ रही थी, उसमें एक रोड क्रॉस करते समय एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक चालक गुरुद्वारे मोहल्ले से मिश्र नगर की तरफ जा रहा था, जिसमें जो कार चालक था उसने तेजी व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर उसमें टक्कर मार दी। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का मामला है। कार को थाने पर खड़ा करवा दिया है और ड्राइवर को भी अभी रक्षा में ले लिया है और बॉडी अभी
पीएम हाउस में रखवा दी है। खबर मंदसौर से है, जहां फिल्म पुष्पा की तर्ज पर जिले में ही तस्कर स्कीम बनाकर अवैध शराब तस्करी का काम करे। इसी कड़ी में जिला पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस थाना नई आबादी ने कार्रवाई करते हुए एक वैक्यूम टैंकर से लेकर जा रही भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बढ़िया एकदम। आप सुनाओ यार। माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में मंदसौर पुलिस लगातार जो है अवैध शराब मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी तरह में आज जो है नई आबादी पुलिस के द्वारा शराब की एक पूरी टैंकर को पकड़ी गई है। इसमें खास बात यह है कि टैंकर नॉर्मल टैंकर की तरह नहीं बल्कि एक मॉडिफाइड जो है ये टैंकर है, वैक्यूम टैंकर की तरह है। और वैक्यूम टैंकर के अंदर भी जो है लॉकर बना हुआ था। तो एक तरह से 3 लेयर सिक्योरिटी थी जिसके अंदर शराब रखा हुआ था। पुलिस ने टोटल 506 पेटी शराब, करीब 6300 लीटर शराब है वो जब्त की है। इसकी कीमत करीब 50 लाख है। लखनऊ से खबर है, बीजेपी संगठन पर्व 2024 अवध क्षेत्र की कार्यशाला संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक। अवध क्षेत्र के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद। जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी मौजूद। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक। अवध क्षेत्र के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक। अवध क्षेत्र के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद। बीजेपी संगठन पर्व 2024 अवध क्षेत्र की कार्यशाला का शुभारंभ। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक। जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी मौजूद। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। लखनऊ से खबर है, महाकुंभ में संस्कृति का भी संगम कराएगी योगी सरकार। देश के नामचीन कवियों के काव्य पाठ का होगा आयोजन। देश के नामचीन कवियों के काव्य पाठ का होगा आयोजन। कुमार विश्वास, हरिओम पवार, शैलेश लोढ़ा होंगे शामिल। देश के नामचीन कवियों के काव्य पाठ का होगा आयोजन। दस जनवरी से 24 फरवरी तक चलेगा ये कार्यक्रम। कुमार विश्वास, हरिओम पवार, शैलेश लोढ़ा होंगे शामिल। मनोज मुंतशिर, अनामिका अंबर, सुनील जोगी बुलाए गए। लखनऊ से खबर, महाकुंभ में संस्कृति का भी संगम कराएगी योगी सरकार।
कुमार विश्वास, हरिओम पवार, शैलेश लोढ़ा होंगे शामिल। कुमार विश्वास, हरिओम पवार, शैलेश लोढ़ा होंगे शामिल। मनोज मुंतशिर, अनामिका अंबर जैन, सुनील जोगी बुलाए गए। प्रयागराज से खबर है, महाकुंभ में फाइटिंग बोट्स बनेंगी। संगम की प्रहरी, अग्निशम एवं आपात सेवा में सुरक्षित की वृहद तैयारियां। संगम क्षेत्र में समेत समूचे प्रयागराज के तटों पर होगी फायर बोट। अग्नि जनहित दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक है ये फायर बोट। अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होगी बोट। देश में पहली बार किसी आयोजन में इस्तेमाल होगा फायर बोट का। महाकुंभ में 6 फायर बोट्स को घाटों को किया जाएगा तैनात। 1.38 करोड़ के बजट से खरीदी गई हैं 6 फायर बोट। फायर बोट के जरिए रिमोट कंट्रोल रोबोट का भी होता है इस्तेमाल। 1.38 करोड़ के बजट से खरीदी जा रही 6 फायर बोट। अग्निशम एवं आपात सेवा ने सुरक्षित की वृहद तैयारियां। और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, यहाँ पर सीएम आतिशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। वरना घास छीलोगे, ये बचपन से सभी बच्चों को बताया जाता है। और जैसे अभी हमारे एक यंग एंटरप्रेन्योर में बता रहे थे, वो शर्मा जी की बेटी को कितना पैकेज मिला है और मामा जी का जो बड़े वाला बेटा है उसको कितनी सैलरी मिल रही है, और वो जो बरेली वाले हमारी बुआ जी हैं उनके बेटे का एडमिशन कहाँ पर हो गया है। इसका प्रेशर बहुत ही कम एज से हमारे सारे बच्चों पे डाला जाता है। पूरी एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एक होता है कि अच्छी नौकरी ढूंढनी है, और अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो दुनिया खत्म हो गई, आसमान गिर गया, धरती फट गई, उसके बाद तो आपके पास जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये डर सबके मन में पैदा कर दिया जाता है, और अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर तो आप जिंदगी में सेट हो गए, आपको परमानेंट नौकरी मिल गई, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिल गए, पीएफ भी मिल गया, टीए भी मिल गया, पेंशन भी मिल गई। एक माइंडसेट हमारे अंदर क्रिएट किया जाता है कि लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना, और रिस्क नहीं लेना, सेटल हो जाना है, एक अच्छी सी नौकरी को ढूंढना। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश के सारे हाईली टैलेंटेड यंगस्टर्स, हाईली टैलेंटेड यूथ, जो दुनिया की, जैसे अभी एप्पल की बात हो रही थी, गूगल की बात हो रही थी, ये हम सब सुनते हैं कि ये यंग एंटरप्रेन्योर्स ने अपने गैराज में शुरू किए, लेकिन हमारे देश में जो उतने ही टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं वो मोटी मोटी किताबें लेके जेईई के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या यूपीएससी एग्जाम के लिए रट्टा मार रहे होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपको अच्छी सी नौकरी ढूंढनी है और लाइफ में सेटल हो जाना है और बढ़िया सा पे पैकेज पाना।
लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर सारे टैलेंटेड यंगस्टर्स, सारे हमारे टैलेंटेड यूथ नौकरी ढूंढने में लगेंगे तो इस देश में नौकरी देगा कौन? अगर सारे जॉब सीकर्स बनेंगे, जॉब्स की लाइनों में लगने वाले बनेंगे, यूपीएससी के बाद पीसीएस का, पीसीएस के बाद बैंक का, बैंक के बाद रेलवेज का एग्जाम देने वाले बनेंगे, नौकरी की कतार में लगने वाले बनेंगे, तो आखिर जॉब्स क्रिएट कौन करेगा? सो इस बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की शुरुआत हुई इस सवाल से कि जॉब्स क्रिएट कौन करेगा। और आज अगर हमारे देश की इकोनॉमी को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो जॉब्स की जरूरत है। मैकिंजी की एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले जिसने बताया था कि बाय 2030 इंडिया नीड्स 90 मिलियन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स अगर हमें अपने देश के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देनी है और आगे बढ़ाना है। लेकिन वो 90 मिलियन जॉब्स आखिर क्रिएट कौन करेगा जब आप सब लोग जो इस कमरे में बैठे हैं वो अगला एग्जाम, अगली नौकरी, अगली प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज यहां पर जो 3 दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स शायद 20 साल के होंगे, 21 साल के होंगे, नहीं 20 साल के भी नहीं है, 19 साल के हैं। At the age of 19, when these 3 young entrepreneurs can come on stage with so much confidence and talk about their ventures, and not just one, अगर आपने इनकी बात को ध्यान से सुना हो, इनमें से कुछ अपने सेकेंड और थर्ड स्टार्टअप पे हैं। अगर ये 19 साल के बच्चे दिल्ली की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को स्टार्टअप शुरू करने पे गाइड कर रहे हैं, तो अब मुझे इस बात पे भरोसा हो गया है कि ये लोग देंगे हमारे देश को जो 90 मिलियन जॉब्स की जरूरत है। एंड आज यहाँ पे इस बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम सीनियर की शुरुआत के साथ मुझे इस बात पे भी भरोसा है कि आप में से भी लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली की अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं, आईटीआई से आए हैं, आप लोग भी हमारे देश के लिए जॉब क्रिएटर्स बनेंगे। सेकंड, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो बिजनेस ब्लास्टर्स के हमने स्कूल स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया, जो मुझे सबसे हार्ट वार्मिंग इस पूरे एक्सपीरियंस में लगता है, वो है इन स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस। जो डर हमारे मन में हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे चाचा जी, हमारे मौसी जी, हमारे पड़ोस के अंकल जो बचपन से पैदा करते आए हैं, बिजनेस ब्लास्टर्स के माध्यम से जब इन्होंने स्टार्टअप्स शुरू किए, इनमें वो डर खत्म हो गया है। इनमें एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई है कि अब इन्हें लगता है कि हमारा एक स्टार्टअप नहीं शुरू हुआ तो हम दूसरा कर लेंगे, दूसरा नहीं चला तो हम तीसरा कर लेंगे। जो एक डर और डिपेंडेंस हमारी रहती है एग्जाम क्लियर करने पे, इंटरव्यू क्लियर करने पे, कोई हमें मौका देगा कि नहीं देगा, ये डर इन यंग एंटरप्रेन्योर्स में खत्म हो गया है। तो अब अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये खुद कर सकते हैं। दे कैन मेक देयर ओन वे इन लाइफ एंड दे कैन ऑल्सो टेक देयर फैमिली एंड देयर कंट्री फॉरवर्ड। ये इनमें अभी कॉन्फिडेंस है। एंड कुछ इनके एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग है। मैंने आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक आई वाज इंटरैक्टिंग विद सम ऑफ दीज यंग बिजनेस ब्लास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने इनको अपने ऑफिस में बुलाया हुआ था। सो आई थिंक 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इससे पहले लखनऊ को चमकाने के आदेश, लखनऊ की दीवारें बयां करेंगी महाकुंभ का इतिहास। लखनऊ से खबर, महाकुंभ से पहले लखनऊ को चमकाने के आदेश, लखनऊ की दीवारें बयां करेंगी महाकुंभ का इतिहास। प्रयागराज की तरह लखनऊ में भी होगी सजावट, लाइटिंग, वॉल पेंटिंग, साइनेज, सजावटी पौधे लगाए जाएंगे।
लाइटिंग, वॉल पेंटिंग, साइनेज, सजावटी पौधे लगाए जाएंगे। दीवारों पर भी दिखेगा महाकुंभ का विराट वैभव। मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने बैठक में दिए निर्देश। लखनऊ से खबर है, केजीएमयू में 240 पदों पर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू। आज से 17 श्रेणियों में 240 पदों पर भर्ती के आवेदन प्रारंभ। केजीएमयू की वेबसाइट पर एलिजिबल कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन। 30 दिसंबर तक अप्लाई करने का मौका। केजीएमयू की वेबसाइट पर एलिजिबल कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन। केजीएमयू में 240 पदों पर भर्ती। आज से 17 श्रेणियों के 240 पदों में भर्ती के आवेदन प्रारंभ। केजीएमयू की वेबसाइट पर एलिजिबल कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन। आज से 17 श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट। लखनऊ से खबर है, सिपाही की तर्ज पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती। लगभग 44,000 होमगार्ड भर्ती करने की तैयारी में सरकार। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए होमगार्ड विभाग कर रहा अध्ययन। लगभग 44,000 होमगार्ड भर्ती करने की तैयारी में सरकार। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए जुटा होमगार्ड विभाग। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के नियमों को कर रहा अध्ययन। जिला स्तर पर तैयार होगी परीक्षा की मेरिट। दौड़ के बाद घोषित होगा अंतिम परिणाम। सीएम के निर्देश पर आपदा मित्र के रूप में किया जाएगा तैयार। होमगार्ड जवानों को आपदा मित्र के लिए किया जाएगा तैयार। होमगार्ड भर्ती के लिए अलग से गठित होगा बोर्ड। यूपी में होमगार्ड की करीब 1.8 लाख पद स्वीकृत। यूपी कार्यरत हैं 75,000 होमगार्ड। सिपाही के तर्ज पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती। जवानों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने की तैयारी। और इसी बीच दिल्ली से खबर आपको बता रहा है, अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। चुनाव के लिए केजरीवाल की पहली बड़ी गारंटी। दिल्ली में ऑटो वालों का इंश्योरेंस होगा। बड़ी खबर आपको बता रहा है, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी गारंटी। ऑटो वालों का 10 लाख तक का इंश्योरेंस।
ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी। दिल्ली में ऑटो वालों का इंश्योरेंस होगा। ऑटो वालों का 10 लाख तक का होगा इंश्योरेंस। चालक की बेटी की शादी में 1 लाख की मदद। चालकों को वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए। ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाएगी सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव के लिए केजरीवाल की पहली बड़ी गारंटी। पहली गारंटी दिल्ली के ऑटो वालों के लिए। ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाएगी सरकार। दिल्ली में ऑटो वालों का इंश्योरेंस होगा। ऑटो वालों का 10 लाख तक का इंश्योरेंस होगा। चालक की बेटी की शादी में 1 लाख की मदद। चालकों को वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए। ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाएगी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की बड़ी गारंटी। चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की पहली गारंटी। पहली गारंटी दिल्ली के ऑटो वालों के लिए। दिल्ली में ऑटो वालों का इंश्योरेंस होगा। और इसी बीच हाथरस से खबर आ रही है। खबर आपको हाथरस से बता रहे हैं। टाटा मैजिक को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत। भीषण हादसे में 8 से अधिक लोग हुए घायल। मृतक में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। मृतक के टाटा मैजिक को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित ट्रक भी पलटा। कोतवाली हाथरस जंक्शन के सलीमपुर में हादसा। हाथरस से खबर। टाटा मैजिक को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। मृतक में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। लखनऊ से खबर है। आरपीएफ एसआई की परीक्षा में पकड़ा गया अभ्यर्थी। कल दूसरी पाली की परीक्षा में पकड़ा गया था अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ अभ्यर्थी गिरफ्तार। फर्रुखाबाद जिले का रहने वाला है अभ्यर्थी। सेंटर इंचार्ज आशीष सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। गोमती नगर विस्तार थाने का ये पूरा मामला। फर्रुखाबाद जिले का रहने वाला है अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया था अभ्यर्थी। फर्रुखाबाद जिले का रहने वाला है अभ्यर्थी।
सेंटर इंचार्ज आशीष सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। गोमती नगर विस्तार थाने में दर्ज हुआ एफआईआर। आरपीएफ एसआई की परीक्षा में पकड़ा गया अभ्यर्थी। कल दूसरी पाली की परीक्षा में पकड़ा गया था अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ अभ्यर्थी गिरफ्तार। फर्रुखाबाद जिले का रहने वाला है अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ अभ्यर्थी गिरफ्तार। फर्रुखाबाद जिले का रहने वाला है अभ्यर्थी। सेंटर इंचार्ज आशीष सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। कल दूसरी पाली की परीक्षा में पकड़ा गया था अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ अभ्यर्थी गिरफ्तार। लखनऊ से खबर है, 2010 बैच आईपीएस हिमांशु कुमार डीआईजी पद पर प्रमोट। डीजीपी प्रशांत कुमार ने आईपीएस हिमांशु कुमार को दी बधाई। पीपिंग सेरेमनी कर भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं दी। जांच खत्म होने के बाद डीआईजी पद पर प्रमोट हुए आईपीएस हिमांशु। डीजीपी प्रशांत कुमार ने आईपीएस हिमांशु कुमार को दी बधाई। पीपिंग सेरेमनी कर भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं दी। जांच खत्म होने के बाद डीआईजी पद पर प्रमोट हुए आईपीएस हिमांशु। लखनऊ से खबर, 2010 बैच आईपीएस हिमांशु कुमार डीआईजी पद पर प्रमोट। डीजीपी प्रशांत कुमार ने आईपीएस हिमांशु कुमार को दी बधाई। पीपिंग सेरेमनी कर भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं दी। जांच खत्म होने के बाद डीआईजी पद पर प्रमोट हुए आईपीएस हिमांशु। लखनऊ से खबर, 2010 बैच आईपीएस हिमांशु कुमार डीआईजी पद पर प्रमोट। डीजीपी प्रशांत कुमार ने आईपीएस हिमांशु कुमार को दी बधाई। डीजीपी प्रशांत कुमार ने आईपीएस हिमांशु कुमार को दी बधाई। पीपिंग सेरेमनी कर भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं दी। जांच खत्म होने के बाद डीआईजी पद पर हुए प्रमोट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर बात की जाए तो हिमांशु कुमार पर जो जांच चल रही थी उस पर क्लीन चिट होने के बाद उन्हें डीआईजी पद पर प्रमोट किया गया है। बिल्कुल विशाल, ये आईपीएस लॉबी के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी की खबर है और खुद हिमांशु कुमार के लिए भी ये खुशखबरी की खबर है कि लंबे समय से जो हिमांशु कुमार के ऊपर जांचें चल रही थी उन जांचों को शासन स्तर पर पिछले कुछ दिनों पहले खत्म किया था। और चूंकि इनके 2010 बैच के जो सभी आईपीएस ऑफिसर थे सब एसपी से डीआईजी पद पर काफी सालों से प्रमोट हो चुके थे, लेकिन हिमांशु कुमार के प्रमोशन बाकी था क्योंकि उनके खिलाफ जांच चल रही थी। लेकिन अब जांच जो खत्म हुई है, अब हिमांशु कुमार को डीआईजी बैच जो है वो खुद डीजीपी ने लगा करके शुभकामनाएं दी है। और अभी इस वक्त हिमांशु कुमार की जो तैनाती है वो लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर में है। ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो डीआईजी रैंक में प्रमोट हुए हैं, अब इनको अपने मूल रूप में रैंक में वापस आए हैं तो जरूर अच्छे दिन आ सकते हैं, इनको कहीं तैनाती मिल सकती है। और हिमांशु कुमार एक उत्तर प्रदेश की आईपीएस लॉबी में एक ऐसा नाम था जो काफी विवादित रहा है, चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि जो जांचें चल रही थी इनके विवादित बयान को लेकर के इनके ऊपर खिलाफ जांचें चल रही थी और अब जांच खत्म हुई है तो अब एसपी रेंज इस रैंक से इनको डीआईजी पद पर प्रमोट किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं हिमांशु कुमार की जो मुश्किलें हैं अब थोड़ा आसान हो जाएगी और कहीं ना कहीं अगर इनकी जो कार्यशैली है, इनकी कार्यक्षमता, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इनको जिले में या रेंज में तैनाती मिलने की संभावनाएं ज्यादा है।
बहुत बहुत शुक्रिया शिवा तमाम जानकारी के लिए आपका। मेरठ से खबर है, गांव की पंचायत में प्रेमी को दी गई तालिबानी सजा। प्रधान ने प्रेमी के हाथ पैर बांधकर लाठी डंडों से पीटा। मेरठ से खबर, प्रधान ने प्रेमी के हाथ पैर बांध लाठी डंडों से पीटा। प्रेम प्रसंग में चचेरी बहन को लेकर भागा था युवक। प्रेमी युगल के गांव लौटने पर बैठी थी पंचायत। प्रेमी की पिटाई, तालिबानी सजा का वीडियो वायरल। जानी थाना क्षेत्र के सालेह नगर गांव का ये पूरा मामला। ये थाना जानी क्षेत्र में सालेह नगर गांव है। एक वीडियो से संबंधित मिला हुआ है जिसमें बताया गया है कि गांव के प्रधान द्वारा एक व्यक्ति का पिटाई करते हुए उसमें वीडियो वायरल है। उसकी जांच थाने के द्वारा की जा रही है और जो विक्टिम है उससे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजू शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ कार्रवाई की है अभी पुलिस ने? तो बता दूं कि मेरठ के जानी थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ग्राम प्रधान एक युवक को बुरी तरीके से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। हम कह सकते हैं कि तालिबानी सजा देता हुआ वीडियो में नजर आ रहा है। पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया गया है कि जो ग्राम प्रधान है वो युवक को बुरी तरीके से पीट रहा है और बताया गया है कि जो युवक है वो गांव की एक युवती से प्रेम करता था। उसी प्रेम प्रसंग के चलते पूरा मामला जब गांव में पता चला तो ग्राम प्रधान के पास जो लड़की पक्ष थे वो लड़के को लेकर पहुंचे और उसके बाद ये पूरी मारपीट की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। फिलहाल वीडियो वायरल के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुट गई है पुलिस और एसपी देहात ने साफ तौर पर कहा है कि वीडियो की जांच के उपरांत जो भी कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए आपका। बाराबंकी से खबर है, पेट्रोल पंप के पास जली एलपीजी किट वैन स्टार्ट करते समय गाड़ी में अचानक लगी आग लगते ही पलक वैन बनी आग का गोला। दहशत से दुकानदार कारोबार छोड़कर जान बचाकर भागे। वैन स्टार्ट होते ही वैन में लगी आग लगते ही पलक झपकते वैन बनी आग का गोला। दहशत से दुकानदार कारोबार छोड़ जान बचाकर भागे। आग लगते ही पलक झपकते वैन बनी आग का गोला। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शहर स्थित तहसील के निकट आजाद स्कूल के पास की घटना। बाराबंकी से खबर, पेट्रोल पंप के पास जली एलपीजी किट वैन। बदायूं से खबर है, जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर का मामला। अब मामले में 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। जिला बार के अधिवक्ता के देहांत के कारण टली सुनवाई। अब मामले में 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। जिला बार के अधिवक्ता के देहांत के कारण टली थी सुनवाई। न्यायिक कार्य से अधिवक्ता रहेंगे दूर, इसलिए टली थी सुनवाई। अब मामले में 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। जिला बार के अधिवक्ता के देहांत, न्यायिक कार्य से अधिवक्ता रहेंगे दूर। मामला कोर्ट में चलने योग्य है या नहीं, इस पर होगी बहस। बांदा से खबर है, झोला छाप डॉक्टरों ने ली बच्ची की जान। झोला छाप डॉक्टर की दवाई खाने से
बच्ची की हुई मौत। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मासूम ने तोड़ा दम। स्वास्थ्य विभाग की शह पर चल रहा झोला छाप डॉक्टरों का धंधा। झोला छाप डॉक्टरों की दवाई खाने से बच्ची की मौत। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मासूम ने तोड़ा दम। स्वास्थ्य विभाग की सह पर चल रहा झोला छाप डॉक्टरों का धंधा। स्वास्थ्य विभाग की सह पर चल रहा झोला छाप डॉक्टरों का धंधा। मासूम की मौत के बाद झोला छाप डॉक्टर फरार। पहलानी तहसील अंतर्गत स्वादा के मजरा डेरा का यह पूरा मामला। बांदा से खबर, झोला छाप डॉक्टर ने ली बच्ची की जान। झोला छाप डॉक्टर की दवाई खाने से बच्ची की मौत। मेरी लड़की की तबीयत खराब थी, मैं गया वहाँ धरी खेरे अर्जुन की दुकान पे, तो अर्जुन का लड़का आया, वीडियो को देखा, दवा कराया तो पहले ऑक्सीजन लगाए, इसके बाद उसको सुई लगा दिया, इसके बाद 2 मिनट बाद सिरप पिला दिया, बोले ठीक हो जाएगी लड़की। वहाँ से आया तो मैं घर पे आया तो लड़की को घर पे जैसे लेटाया, थोड़ी देर में आँख उलटने लगी और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।